Okay, now last session we have started the question of no consideration, no contract, or what we can say is that an agreement without consideration is considered as a void. Huh? Up to the point we discussed 4 exceptions. Huh? When an agreement is made out of natural love and affection, which is written, registered, and the agreement is made between the people standing in a near relation, agreement, even though without consideration, it will be valid and enforceable. Number 2, a promise to pay for a past voluntary services is also enforceable. Number 3, promise to pay a time-bar debt is also enforceable. Number 4, for creation of an agency, there is no need of the consideration. So agency is also considered as an exception to the rule. No consideration, no contract. Now the next exception we are going to see for this particular rule is a completed gift. The next exception जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या डिस्कस करेंगे बोलो हम लोग, कंप्लीटेड गिफ्ट इज द नेक्स्ट एक्सेप्शन वी आर गोइंग टू सी. कंप्लीटेड गिफ्ट, ये वाला नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अब देखो यहाँ पे फिर हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि समझो मुझे आपको कुछ गिफ्ट देना है. अब मैं और आप तो नियर रिलेशनशिप में क्या नहीं करते, वहां पर स्टैंड नहीं करते, तो मुझे आपको अगर कोई गिफ्ट देना है, हाँ, तो इवन दो आपसे कुछ मुझे रिटर्न में नहीं मिल रहा है, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में क्या हो सकता है, एनफोर्सेबल हो सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कंप्लीटेड गिफ्ट है. हाँ, अब कंप्लीटेड गिफ्ट इसका मतलब क्या होगा पता है आपको, दैट मैंने आपको गिफ्ट दिया और आपने वो गिफ्ट लिया. मैं मतलब कौन हूँ, डोनर, और आप मतलब कौन हो, डोनिट. और अकॉर्डिंग टू लॉ गिफ्ट देने के लिए जो कंडीशंस होते हैं वो कंडीशंस पूरे कंप्लीट कर दिए, तो इवन विदाउट कंसिडरेशन भी वो एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल वहां पे होगा. हाँ देखो, in case of a completed gift, the rule no consideration, no contract does not apply. हाँ, explanation 1 to section 25 state that nothing in this section shall affect the validity between the donor and donee of a gift actually made. जो गिफ्ट ऑलरेडी कर दिया है, डोनर ने दिया और डोनी ने लिया है, हाँ, तो वो भले ही विदाउट कंसिडरेशन है, फिर भी वो कोर्ट में क्या होगा बोलो, एनफोर्सेबल होगा. नाउ नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या आ जाता है, देखो बेलमेंट. याद रखो इस पॉइंट नंबर 5 के लिए नियर रिलेशनशिप को होना जरूरी नहीं है. हाँ, या जो ऊपर के रूल्स थे वो यहाँ पे नहीं अप्लाई होते हैं. डोनर ने दिया, डोनी ने लिया, गिफ्ट कंप्लीट हो गया, हाँ, तो वो क्या होगा, एक्सेप्शन टू द एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड हो जाएगा वहां पे. हाँ देखो आगे, बेलमेंट आप सबको याद है, एकदम फर्स्ट डे पे जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट पेज ओपन किया था, मैंने आपको बेलमेंट की कंसेप्ट समझाई थी. बेलमेंट मतलब पहले समझ के लो या रिमाइंड करके लो कि क्या होता है बेलमेंट. मतलब डिलीवरी ऑफ अ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर ऑन अ कंडीशन कि वो पर्पस खत्म हो जाएगा, गुड्स क्या हो जाएंगे बोलो वहां पे डिलीवर बैक हो जाएंगे. हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन टेक आउट कि मेरे गोल्ड है जिसको मुझे ना पॉलिश कराना था, तो मैंने गोल्ड स्मिथ को गोल्ड पॉलिश कराने के लिए दिए, तो इसका मतलब क्या होगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर ऑन अ कंडीशन कि जैसे उस गोल्ड का पॉलिश हो जाएगा वो मेरे गुड्स मुझे क्या कर देगा वहां पे वापस दे देगा. दैट इज बेलमेंट होता है. अब बेलमेंट ना याद रखो दो टाइप का होता है, एक ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है और दूसरा नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है. हाँ, अब ना जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड सीए कर रहा है, हाँ, और कल आपका सीए फाउंडेशन खत्म होने के बाद में आपके उस फ्रेंड को ना इकोनॉमिक इश्यूज थे, तो उसको बुक्स खरीदने की भी इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं थी, तो आपने उसको क्या किया, एग्जाम के लिए बुक्स दिए. हाँ, ऑन अ कंडीशन की जैसे ही वो एग्जाम खत्म हो जाएगी वो आपके बुक्स आपको क्या कर देगा वहां पे वापस दे देगा. हाँ, तो ये जो बेलमेंट है ना, ये बेलमेंट में कंसिडरेशन नहीं है ना, क्योंकि आपको फ्रेंड से कुछ मिल रहा है क्या वहां पे, नहीं, स्टिल वो एग्रीमेंट क्या कंसिडर किया जाएगा, वैलिड कंसिडर किया जाएगा. लेकिन ना आपके मॉड्यूल में ये यहाँ पे बताया नहीं है, आपको ये खुद के माइंड में याद रखना पड़ेगा कि बेलमेंट दो टाइप क्या, एक बेलमेंट होता है फ्री जिसमें कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, और एक बेलमेंट होता है कि जो पेड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉच रिपेयरिंग के लिए दिया, वो नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है. गोल्डस्मिथ को गोल्ड आपने पॉलिश कराने के लिए दिए, वो नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है. हाँ, तो नॉन ग्रेटिट्यूस हाँ और ग्रेटिट्यूस, ओनली जो ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है जिसमें आप रिटर्न कुछ नहीं लेने वाले हो वही विदाउट कंसिडरेशन होता है, और स्टिल वो विदाउट कंसिडरेशन होता है, वो वैलिड है और कोर्ट में एनफोर्सेबल है वहां पे. हाँ, लेट्स टेक आउट, देखो नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड to affect the contract of bailment. Section 148 of the Indian Contract Act defines the bailment. आपको बताया. हाँ, डिलीवरी ऑफ गुड्स, मैंने गोल्ड दिया,
from one person to another for some purpose. This delivery is upon a condition that the post accomplishment of purpose खत्म होते ही the goods will be returned or disposed of according to the direction of the person delivering. हाँ, no consideration is required to affect the contract of bailment. याद रखो ये स्टेटमेंट आपके मॉड्यूल में जो दिया है इसको हमें याद रखना पड़ेगा, एक एडिशनल स्टेटमेंट मेंशन करना पड़ेगा. हाँ, कि तो ना मॉड्यूल में मेंशन ही कर दो, जिनके पास में मॉड्यूल होगा ना, डिलीवरिंग देन के बाद में यहाँ पे डाल दो कि बेलमेंट में भी ग्रेटिट्यूअस और नॉन ग्रेटिट्यूअस. एक लाइन यहाँ पे एडिशनल डाल दो. क्या लाइन डाल दो कि बेलमेंट में भी ग्रेटिट्यूअस और नॉन ग्रेटिट्यूअस. नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट. कंसिडरेशन कौन से कॉन्ट्रैक्ट को जरूरी नहीं है, बोलो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट जो है उसको कंसिडरेशन नहीं चाहिए. ओके, ना देखो एग्जांपल देखते हैं. मिस्टर ए हैंड ओवर द कीज ऑफ हिज गोडाउन टू मिस्टर वाई. हाँ, as Mr. Y had deposited his goods in the same. A ने अपने गोडाउन की Y को दी है. हाँ, क्यों? क्योंकि Y ने अपने गुड्स A के गोडाउन में डिपॉजिट किए. Y gets the possession of the godown but not the ownership. Y को गोडाउन का बस क्या मिला, बोलो वहां पे पोजीशन. As soon as Y lifts his goods from the godown, he is liable to hand over the keys back to Mr. A. सिंपल है. Y ने जैसे अपने गुड्स लिए वहां से गोडाउन से, की किसको वापस देनी पड़ेगी, वहां पे A को वापस देनी पड़ेगी. सिंपल. हाँ, now the next exception and in fact last exception is a charity. देखो अब normally मैं आपको एक example बताती हूँ. हाँ, I went into one orphanage home. मैं एक अनाथाश्रम में गई समझो. हाँ, और उस अनाथाश्रम में ना जनरली लोग जाते तो प्रॉमिस कर देते थे को जल्दी में यहाँ के बेड को दुरुस्त करवा दूंगा. हाँ, मैं बच्चों के लिए ब्लैंकेट दे दूंगा. और अगर कुछ किया नहीं उन्होंने, एक्चुअली बेड दुरुस्त नहीं करवाया या ब्लैंकेट नहीं दिए, तो वो ऑर्फनेज होम उस पर्टिकुलर विजिटर पे कोई एक्शन ले सकता है क्या? आंसर इज नो. बट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. हाँ, कि आई वेंट इनटू वन ऑर्फनेज होम. एक ऑर्फनेज होम में गई मैं. हाँ, एंड आई सॉ दैट द कंडीशन ऑफ द बेड इन द ऑर्फनेज होम वाज वेरी बैड. वहाँ के ऑर्फनेज होम के बेड की कंडीशन बहुत खराब थी. मुझे बहुत बुरा लगा. हाँ, तो मैंने उनको बोला कि आप इस बेड को दुरुस्त करवा लेना, जो भी रिपेयरिंग चार्जेस होंगे मैं पे कर दूंगी. हाँ, ना मैंने वो पे नहीं किया और उन्होंने भी अभी तक रिपेयरिंग शुरू नहीं किया, तो क्या वो मुझ पे एक्शन ले सकते? तो आंसर याद रखो यहाँ तक नो. दे कैन नॉट टेक एन एक्शन बिकॉज दिस इज एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन. बट याद रखो अगर मैं उनको बोलती हूँ हाँ कि ये बेड की कंडीशन आप ठीक करवा लो, इसको रिपेयर करो, जो भी चार्जेस होंगे मैं पे कर दूंगी, और ये ऑर्फनेज होम वाले रिपेयरर को बुलवा लेते और उन सारे बेड को रिपेयरिंग करना शुरू कर देते और इसके बारे में मुझे इन्फॉर्म भी करते हैं. हाँ, तो आई हैव द नॉलेज दैट ऑर्फनेज होम हैज टेकन सम लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रॉमिस. हाँ, देन अब उस रिपेयरिंग के चार्जेस पे करने के लिए मैं बाउंड होंगी क्या? तो आंसर इज यस. याद रखो जनरल प्रॉमिस दिया और उन्होंने कुछ अभी तक किया नहीं है, so I'm not bound because this is agreement without consideration and void. But on the basis of my some charity promise, the promise has undertaken some liability, then I am bound to pay for that. तो उसके लिए मुझे पे करना must होगा. हाँ, if a promise C undertake the liability on the promise of the person to contribute to the charity, the contract shall be valid. अगर promise C ने हाँ कोई लाइबिलिटी अंडरटेक कर लिए खुद पे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बोलो वैलिड हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अ चैरिटी. भले ही वो किया है बट प्रॉमिस ने उसके बेसिस पे क्या किया, लाइबिलिटी अंडरटेक की है वहां पे. हाँ, सो गॉट द पॉइंट. दीज आर 7 एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस व्हेन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ वॉइड. नंबर 1 नेचुरल लव एंड अफेक्शन है. नंबर 2 कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटियर सर्विसेज है. नंबर 3 प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेब्ट है. नंबर 4 एजेंसी है. नंबर 5 कंप्लीटेड गिफ्ट है. नंबर 6 बेलमेंट है एंड नंबर 7 चैरिटी है. ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है इस सेशन में, यूनिट नंबर 2 भी खत्म हो जाता है. नाउ इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 3. हाँ,